हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चैप्टर 6 के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व किया था और नेचर से जो नॉलेज हमें ग्रहण करनी थी वो हमने वहां पर विस्तार रूप से नेचर से बात करके उस नॉलेज को ग्रहण कर लिया था। अब बारी है यहाँ पर बोर्ड में। एक्चुअली में क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी में जिस वे में प्रूफ दिए हुए हैं हमें बोर्ड्स के अंदर उसी वे में लिखने होते हैं, तभी हमें मार्क्स मिलते हैं, जिसके खुद मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, द वे ऑफ आंसरिंग को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर हम द वे ऑफ आंसरिंग को प्रायोरिटी देने लगते हैं कि जैसा लिखा है वैसा ही आंसर करो, तो उससे एक प्रॉब्लम आती है कि बच्चा रिस्ट्रिक्टेड वे में सोचना स्टार्ट करता है। कई बार चीजें एक्चुअली में छोटी होती हैं, लेकिन उसको 5 नंबर का बना के उसको जानबूझ के लंबा किया जाता है, जिससे होता क्या है कि बच्चा ये नहीं सोचता है कि इसको मुझे ऑब्जर्व करना है, इसकी नॉलेज मुझे लेनी है, वो बल्कि ये सोचने लगता है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है या ये प्रूफ 5 नंबर का है, तो मुझे इसे बड़ा करके लिखना है, जो कि आपको सही डायरेक्शन में सोचने से रोकता है। आप अब बुकिश लैंग्वेज में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, चीजों को याद करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये दरख्वास्त मेरी टीचर्स के साथ है, प्लस सीबीएसई बोर्ड के साथ है कि प्लीज नॉलेज को प्रायोरिटी दो और चीजों को इजीली समझने की कोशिश करें। बच्चे चीजों को ऑब्जर्व करने की आदत डालें। बच्चे ऐसा एनवायरमेंट हम लोग मिलकर ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखो, हम लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। बेसिकली वो एक दूसरे के मैग्नीफाइड फॉर्म होते हैं, डीमैग्नीफाइड फॉर्म होते हैं, इसलिए उनके साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। अब हमने यहां पर आप लोगों को मैं एक और चीज इस वीडियो के अंदर एक टास्क भी बताने वाला हूं, जहां पर आप डिस्टेंस ऑफ मून को अर्थ से कैलकुलेट कर पाओगे, वो भी खुद ही यूजिंग अ सिंगल 2 रुपीज या 1 रुपीज का कॉइन जो कि परफेक्टली सर्कुलर शेप में हो, उसकी मदद से। एंड ये टास्क मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर के एंड में देने वाला हूं, और क्या करना है वो मैं आपको दूंगा, लेकिन इसका रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सेल्फ कैलकुलेट करके मुझे बताओगे। तो इस टास्क को एंड में देना है, इसलिए अभी यहां से इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, ये एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि थ्योरम 6.1 जो आपके बुक में है, हम पहले उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब हम देखो जानते हैं एज पर द थ्योरम 6.1 कि अगर एक ट्राइंगल है एबीसी, उसमें आपने यहां पर एक लाइन बीसी लाइन के या किसी भी एक साइड के लाइन के पैरेलल अगर आपने बनाई है, तो एज पर द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहां पर आएगा कि एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। ठीक है, ये चीज आएगी। अब ये चीज देखो, हम लोग यहां पर एरिया की मदद से प्रूव करने वाले हैं, जो कि हमने अपने बुक में किया है। अब होगा क्या कि इसका मैं पहले आपको ना एक सही बात बताना चाहता हूं, जो कि अगर बच्चे इसको सुन रहे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ इसको डिस्कस करें, ताकि ये बात सीबीएसई तक पहुंचे। अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, अब उस बात पे आते हैं हम लोग। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अगर हम उसको समझ चुके हैं तो यहां पर हम क्लियरली ये कह रहे हैं कि डीई लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी लाइन के। तो जो ज्ञान मेरे पास है, अगर मैं उस ज्ञान का यूज करूं, यानी कि 9th ग्रेड तक का ज्ञान, तो उसके हिसाब से एंगल बी और एंगल डी आपके सेम होंगे। क्यों? क्योंकि डीई और बीसी पैरेलल है। एंगल ई और एंगल सी आपके इक्वल होंगे, क्योंकि ये सब क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये ऑलरेडी हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, बट अब इस पार्ट के साथ जोड़ने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो क्योंकि ये पैरेलल है, इसलिए ये एंगल्स इक्वल है, और एंगल ए जो है वो एडीई ट्रायंगल और एबीसी ट्रायंगल में कॉमन एंगल है। इट मींस तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के सेम टू सेम हो जाते हैं। अब क्योंकि वो सेम टू सेम हो जाते हैं, इट मींस ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी ये आपके सिमिलर हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसलिए अगर मैं कहूं कोरेस्पॉन्डिंग साइड एडी, तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में क्या है, एबी है, तो यहां पर एबी आ गया। और इधर मैं लूं एई, तो यहां पर एई आ गया, और उसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड एसी आ गया। अब बड़ी साइड को हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एबी अपॉन में एडी इज इक्वल टू एसी अपॉन में एई। ऐसा क्यों किया, ये भी लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर मैं देख सकता हूं, और हमें बच्चों को ऑब्जर्व करने के एनवायरनमेंट देना होगा, और बच्चों को भी ऑब्जर्व करके ही पढ़ाई करनी चाहिए, और टीचर को उनको ऑब्जर्व करके ही पढ़ाना चाहिए। तो यहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए बी जो है वो एडी प्लस डीबी के इक्वल है। ऐड कर दो, एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू एबी, इसलिए मैंने न्यूमरेटर में ले आया उसे। तो अब मैं लिखूंगा एडी प्लस डीबी अपॉन में एडी इक्वल्स, एसी को देखो तो वो एई प्लस ईसी के बराबर है, एई प्लस ईसी के बराबर है, डिवाइडेड बाई एई। एंड देखो, पार्ट 1 में आपने देखा ही था कि हमने इसका प्रूफ ऑलरेडी निकाल रखा था, और यहां पर क्या आ गया, एडी अपॉन में एडी प्लस डीबी अपॉन में एडी इज इक्वल टू एई अपॉन में एई प्लस ईसी अपॉन में एई। एंड यहां पर एडी एडी क्या बन गया, 1, एई एई क्या बन गया, 1, 1 और 1 यहां पर कट हो गए, तो बचा क्या मेरे पास, डीबी अपॉन में एडी इज इक्वल टू डीबी अपॉन में एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन में एई। अब इनके रेसिप्रोकल कर लो, इसके जैसा दिखेगा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसके जैसा दिखेगा, यानी कि एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। और ये देखो,
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम थ्योरम 6.1 को कहते हैं, कितने इजीली सिर्फ उस सिचुएशन से बात करके, बात कैसे करी, मैथमेटिकली बात करी। मैथमेटिकली कैसे बात कर पाए, क्योंकि हम सिमिलर ट्रायंगल्स को सीख चुके हैं। हमें मैथमेटिक्स को सीखना है सिचुएशन से बात करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर। अब हम इस तरह से इसको कर चुके हैं, तो ऑलरेडी हम इसको लेकर आ गए हैं। अब बात यह आती है कि अगर मैं बोर्ड के एग्जाम में इसको लिखता हूं, हो सकता है शायद बोर्ड में जो चेक करने वाले होते हैं वो हमें नहीं पता होते हैं, हो सकता है कोई पर्सन इस पे नंबर दे दे, हो सकता है कोई पर्सन इस पे नंबर ना दे। लेकिन स्कूल्स में क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, अगर हमें नंबर नहीं मिलेंगे तो बोर्ड में हम ऐसा करने का रिस्क लेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, हमारी एजुकेशन कंस्ट्रेंट्स के साथ आगे बढ़ेगी, रिस्ट्रिक्शन के साथ आगे बढ़ेगी, कि हम नए तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे ही नहीं। और अगर बच्चा सोचना नहीं सीखेगा तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो चीजों को याद कर रहा है बस। उसकी थिंकिंग पावर को अगर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो अपने ब्रेन के अंदर वो न्यूरॉन्स कैसे जनरेट करेगा जो क्यूरियोसिटी से बूस्ट होते हैं, जो क्यूरियस रहते हैं, जो हर नई चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, वो नहीं रखेगा, क्योंकि वो इस वजह से सेल्फ लर्नर कभी बन ही नहीं पाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात हमें फील करनी होगी। इसलिए हमें नए तरीकों से सोचना चाहिए, नई नई चीजों को देखना चाहिए। और बुक्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बुक्स में भी सिनेरियोस दो, क्वेश्चंस को एक सिनेरियो बना के दो और सोचने का मौका प्रदान करो बच्चों को। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो इस सिलेबस से वो पार्ट कट चुका है। एरिया वाले पार्ट में मैं आप लोगों को यहां पे इमेज लगा के दिखाऊंगा कि, या फिर मैंने पीडीएफ ऑलरेडी एप्लीकेशन में अपलोड कर रखी है, पेज नंबर मैं आपको बता दूंगा, तो वहां पे जाकर देखना। जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच किया हुआ है। और क्यों स्ट्रेच किया है, क्योंकि वो क्वेश्चन पहले आता था, अब इस साल से तो नहीं आएगा, लेकिन क्यों स्ट्रेच किया हुआ है, क्योंकि पहले जब वो आता था वो 5 नंबर का क्वेश्चन था, जबकि वो 2 लाइन में फिनिश हो रहा है। तो अगर वो 2 लाइन में खत्म हो सकता है, हम उसको 5 नंबर का बना के क्यों चीजों को स्ट्रेच कर रहे हैं। ऐसे थिंकिंग पावर बढ़ेगी नहीं, थिंकिंग पावर एक डायरेक्शनल वे में चली जाएगी। बस आपको ऐसे ही सोचना है और ऐसे ही याद करना है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर कई बातें ऐसी हैं जिनका जानना बच्चों के लिए भी जरूरी है, बड़ों के लिए भी जरूरी है, ताकि हम अपने आप को सही डायरेक्शन में पढ़ा सकें। ठीक है, इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो देखो बीपीटी थ्योरम कितनी इजीली यहां पर हम लोगों ने डिस्कवर कर ली। हम लोग डिराइव नहीं करते, हम लोग चीजें डिस्कवर करते हैं। अब लेकिन हम बोर्ड वाले मेथड को देखते हैं। खैर वो मेथड को अब हम इस तरह से नहीं कहेंगे कि वो बोर्ड वाला मेथड है, इट्स जस्ट अनदर वे टू प्रूव दिस थ्योरम। ये एक अलग रास्ता है इस थ्योरम को प्रूव करने का, और ये रास्ता भी सही है। लेकिन हमें जो एक्चुअल चीज सीखनी है वो ये कि एक ही रास्ता नहीं होता है, और भी कई रास्ते होते हैं। हर अलग रास्ते पे आपको एक नई सोच मिलती है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, यस। तो अब जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम उस प्रोसेस में चलते हैं। अब एनसीईआरटी में जो प्रोसेस दिया हुआ है वो कहता है कि हम यहां पर क्या करते हैं, बेसिकली हम बी और ई को ज्वाइन कर देते हैं, बी और ई को ज्वाइन कर देते हैं, और उसी के साथ हम डी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, एंड हम बी ई पॉइंट से एडी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये रहा परपेंडिकुलर, और उसी तरीके से यहां पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो कि ये रहा। ठीक है, तो हमने यहां पर देखो अब ऐसा क्यों किया। अगर हम एक नया मेथड भी कर रहे हैं तो वहां पर हमें सिर्फ उस प्रोसेस को याद नहीं करना है, हमको सोचना है कि अब आगे मत बढ़ो, यहीं पे रुक जाओ। क्योंकि यहां पर एक सवाल आ गया कि हमने बीई को क्यों ज्वाइन किया, हमने डीसी को क्यों ज्वाइन किया, हमने ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप किया। पहले इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो अब इस बात पे हम क्या करेंगे, एज अ स्टूडेंट हम ऑब्जर्व करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमें ज्ञान देगा। ठीक है, हमें याद नहीं करना है कि बस ये जोड़ दो, ये जोड़ दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। उसके बाद अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस देखी, कई प्रोफेसर्स की वीडियो देखी, टीचर्स की, जो 10th ग्रेड को पढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं यहां पर आपको एक सुपर ट्रिक बताता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको बीपीटी थ्योरम में ये प्रूव करना है, इसलिए आपको ट्रायंगल्स ऐसे लेने कि उसमें ये आ जाए, नीचे वाले में ये वाला पार्ट आ जाए, ऊपर वाले में ये पार्ट आ जाए, नीचे वाले में ये पार्ट आ जाए। ये बहुत ही गलत रास्ता है, और मेरी उन टीचर से दरख्वास्त है कि प्लीज ऐसा मत करो। आप खुद सोचो, पहले ऑब्जर्वेशन की गई होगी या रिजल्ट लिखा गया होगा। हम रिजल्ट को ऑब्जर्व करके थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। क्या रियलिटी में ऐसा होगा? जिस मैथमेटिशियन ने इस रिजल्ट को डिस्कवर किया होगा उसको पहले से थोड़ी पता था कि रिजल्ट ये है। इसलिए ट्रिक्स मत बनाओ, टिप्स मत बनाओ। ऑब्जर्वेशन के का ही रास्ता सही रास्ता है, और वही आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। और हर इंसान अपनी लाइफ में कामयाब इंसान बनना चाहता है, लेकिन उसको सही रास्ते का पता नहीं होता, इसलिए वो एक टाइम के बाद क्विट कर देता है। जो जे कर बताया था, यहां पर लोग क्यों क्विट करते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्विट करके अपनी लाइफ को बस एक फ्लो में काट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही रास्ता पता ही नहीं है, उन्होंने सोचना नहीं सीखा। जब वो अपने डाउनफॉल में आए, उन्होंने क्विट कर दिया कि बस छोड़ो यार, जैसी कट रही है जिंदगी कटने दो। तो ये काम हमें नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कि यार अगर मैंने इन 2 लाइंस को ज्वाइन किया है, ठीक है,
तो इट मीन्स कि जिस मैथमेटिशियन ने ये किया उसने कुछ सोचा होगा। अगर उसने सोचा होगा तो एकदम से तो उसके माइंड में ये आइडिया नहीं आया होगा, उसने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। तो इट मीन्स वो यहां पर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तभी उसके माइंड में ये आइडिया आया होगा। तो यहां पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाए गए होंगे, उन मल्टीपल अटेम्प्ट्स में से कई अटेम्प्ट्स, शुरू के सारे अटेम्प्ट्स गलत हुए होंगे, और जो अटेम्प्ट सही हुआ होगा उसी से ये चीज डिस्कवर हुई है। तो वो अटेम्प्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि यार देखो, परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप किया है, और एक लाइन को देखते हैं, चलो एक लाइन को ऑब्जर्व करते हैं, एडी को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये रहा ए, यहां पर है डी, और यहां पर है बी। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करते हैं, और यहां पर इस लाइन से क्या क्या एसोसिएटेड है हम उसको देखते हैं कि यार यहां पर बेसिकली यहां पर डी के सामने ई पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये यहां नहीं है, एग्जैक्ट सामने नहीं है, चलो ऐसे ले लेते हैं, ई पॉइंट आ रहा है, तो ए ई। ठीक है, ये बोर्ड से ऊपर चला जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूं। ठीक है, तो हमने कहा छोटा भी बना देता हूं, ए डी, और यहां पे लेता हूं मैं बी। ठीक है, अब यहां पर है मेरे पास ई, और यहां पर है मेरे पास सी। ठीक है, इस तरीके से मैंने लाइन यहां पर बना दी। ठीक है, अब मैं देखता हूं एडी के साथ मैं ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो एडीई एक ट्राइंगल बन सकता है। अब मुझे नहीं पता इस रास्ते से मुझे आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूं। और अगर मैं सीबी को जोड़ता हूं तो एक ट्राइंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको अभी हटा दिया, सोच रहा हूं खुद ही, और लेकिन यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया, ईबी को ज्वाइन कर दिया। तो अब अगर मैं देखूं तो मैं इस लाइन को भी इस लाइन को देखूं कि यार यहां पर ए डी ई ट्राइंगल है। ठीक है, और यहां पर ई डी बी ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है, और इसके लिए ये लाइन जो है, ठीक है, वो कॉमन नहीं है। एक्चुअली में यहां पर परपेंडिकुलर लग रही है, बट यहां पर ऐसे करते हैं, बी सी ऐसे लेता हूं मैं। ठीक है, तो मेरा यहां पर ये ऐसे बन जाएगा, सी यहां पे लेता हूं मैं। ठीक है, रैंडम ट्राइंगल। अब जो मेरा ए डी ई है वो तो इस तरीके से है, डी ई। जितना रैंडम रहे उतना ऑब्जर्वेशन में इजी रहेगा। ठीक है, तो मैंने ई बी को ज्वाइन किया, और इस ट्राइंगल को देखा, और इस ट्राइंगल को देखा, तो मुझे यहां पर इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक बड़ी मजेदार चीज नजर आई। और वो बड़ी मजेदार चीज क्या थी कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो हाइट है वो देखो सेम आ रही है। अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो इसकी हाइट क्या आ रही है, ये आ रही है। ये तो हम 9th ग्रेड तक ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। वेयर एज अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ईडीबी ट्राइंगल को देखूं तो उसकी हाइट भी यही आ रही है। इट मींस कि यहां पर हमें हाइट को डिस्कवर करना है। ठीक है, ये तो मैंने गलत, मतलब इसके जैसा सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, इसलिए हाइट यहां पर आ रही है। लेकिन अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं जो अपनी एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो ये रहा डीईबी का ट्राइंगल। ठीक है, इसमें इसकी हाइट देखो ये रही। इस लाइन के ऊपर से ही हाइट लोगे, ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा, इस तरीके से, और यहां पर आपका ए है, तो ये देखो ये रही आपकी परपेंडिकुलर। इट मींस यहां पर हम बेसिकली हाइट को डिस्कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम एरिया के जरिए आगे बढ़ने की हमारी इच्छा है। ये लाइन मैं पहले बोलना भूल गया था, बट जिस मैथमेटिशियन ने इस प्रोसेस को सोचना स्टार्ट किया तो उसके मन में ये बात थी कि हम एरिया के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और एरिया में हाइट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्योंकि एरिया से बढ़ना चाहते हैं इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। अब सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ठीक है, और इस ट्राइंगल को देखूं एडीई को, तो अगेन यहां पर देखो ये जो है कॉमन हाइट बनती है डीसीई ट्राइंगल के लिए भी और एई डी ट्राइंगल के लिए भी। अगर मैं एई को बेस लेता हूं तो ये लाइन आपकी क्या बनेगी, हाइट बनेगी। और अगर एडीई ट्राइंगल, यानी कि ये तो सेम ही ट्राइंगल है, यानी कि एडीई या एईडी ये तो सेम ही ट्राइंगल है, बस हाइट यहां पे डिफरेंट क्यों है। जब आप एई को बेस लोगे तो डी, यहां पर मैं लिख देता हूं डी डैश लिख देता हूं, यहां ई डैश लिख देता हूं, तो डी डी डैश, अगर आपने एई को बेस लिया तो डी डी डैश आपकी हाइट बन जाएगी, और अगर एडी को बेस लिया तो ई डैश आपकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, यानी कि यहां पर रिलेशन क्लियरली हाइट के साथ है। अब हमने ये बात डिस्कवर कर ली कि यहां पर ई डैश हाइट को लेकर है। ठीक है, और इनको क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की हाइट जो है वो सिमिलर है। अब क्योंकि ये सिमिलर हाइट के हैं तो यहां पर अगर मैं एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करूं, मान लो एडीई ट्राइंगल लूं और डीबीई ट्राइंगल लूं, और इनके अगर रेशियोज निकालूं, ठीक है, रेशियोज निकालूं, तो ई डैश तो दोनों में कॉमन आएगा, और वो डिवाइड होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से हिंट मिला कि अगला स्टेप मुझे क्या करना है। ठीक है, अगला स्टेप मुझे जो मिल गया वो एज अ हिंट मिल गया, और वो स्टेप के जरिए मैं यहां पे कहता हूं कि मैं लेता हूं ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल, यहां पर मैं लेता हूं डीबीई। ठीक है, डीबीई ट्राइंगल ले लिया, तो एरिया ट्राइंगल एडीई, ठीक है, वो बन जाएगा 1/2। बेस क्या लेता हूं मैं, एडी लूंगा। ठीक है, और हाइट क्या लूंगा, अगर मैंने एडी बेस लिया है, क्योंकि मैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स को रखना चाहता हूं, एडी और डीबी को रखना चाहता हूं, तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी यहां पर, ई डैश। ठीक है, ई डैश हो जाएगी। अब मैं लेता हूं एरिया ट्राइंगल डीबीई, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हाफ। बेस को मैं लेता हूं डी मल्टीप्लाई बी, और मल्टीप्लाई यहां पर हाइट क्या आएगी, ई डैश आएगी, ई डैश।
ठीक है। अब क्योंकि ई डैश दिख रहा है तो मैथमेटिक्स का मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊं कि ई डैश कट जाए। एज अ मैथमेटिशियन सोचो, डिवीजन। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया और ई डैश 1/2 डिडक्ट हो गए। तो यहां पर आ गया मेरे पास ऑब्जर्वेशन से एरिया ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन में डी बी। एडी अपॉन में डीबी, ये आ गया इसके इक्वल, और ये बन गई मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब सेम ऑब्जर्वेशन को हम अप्लाई करते हैं दूसरे साइड से, ठीक है। तो हम यहां पे लेते हैं ट्राइंगल एईडी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ईसीडी, और यहां पर सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं अब, ठीक है। सेम प्रोसीजर क्यों, एक प्रोसीजर कर लिया, अब सेम चीज वहां अप्लाई करते हैं। अगर कुछ रिजल्ट मिला तो ठीक, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। हमें रिजल्ट नहीं पता है, हम यहां पर इस रिजल्ट को अभी रब कर देते हैं। हमें रिजल्ट नहीं पता है, हम तो रिजल्ट डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो एरिया ट्राइंगल यहां पर आता है, अगर मैं एईडी ट्राइंगल में लूं तो एई को अगर मैं बेस लूं, ठीक है, एरिया ट्राइंगल एईडी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस को मैं लेता हूं एई, ठीक है, बेस मैंने लिया एई, तो हाइट बन जाएगी मेरे पास डी डी डैश डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल, ठीक है, ये आता है मेरे पास ईसीडी, एरिया ट्राइंगल ईसीडी इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहां पर आएगा बेस क्या है ईसी मल्टीप्लाई डी डी डैश, और फिर यहां पर डिवीजन ही करेंगे ताकि डी डी डैश और हाफ यहां पर डिडक्ट हो जाए, ठीक है। अब ये बन गई मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को, अब बारी है इन दोनों को ऑब्जर्व करने की, जो दो ऑब्जर्वेशन है, बस हमारा यहां तक काम हो गया। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं एरिया ट्राइंगल एडीई, ठीक है, और एरिया ट्राइंगल एईडी, इट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सेम है। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन लिख लेता हूं, एडीई इज इक्वल टू एईडी, ठीक है, बस लिख लिया, ये तो कॉमन सेंस से भी दिख रहा है हमें, ठीक है। न्यूमरेटर्स तो सेम आ गए, लेकिन डिनोमिनेटर्स, क्या डीबीई और ईसीडी सेम ट्राइंगल है? जवाब है नहीं, ये दोनों सेम ट्राइंगल्स नहीं है। लेकिन फिर हमारे पास जो ज्ञान है हमें उसका इस्तेमाल करना है और उसके जरिए ऑब्जर्व करना है। तो हमने क्या बोला था कि डीई और बीसी यहां पर पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं डीई को बेस लेता हूं, ठीक है, ये रहा मेरा डीई और ऊपर बना लिया मैंने बीसी, ठीक है। तो डी के साइड बी है और उस साइड सी है, तो डी बी डी, ठीक है, और आपका ये डीई है, ठीक है, बीडीई। तो ये रहा मेरा वो पहला ट्राइंगल, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, डीई, और आपका दूसरी तरफ जा रहा है, ये रहा, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखो, दो पैरेलल लाइंस है। अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी ट्राइंगल हो, उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पैरेलल लाइन को स्ट्रेच करो तो डीसीई की अगर मैं हाइट देखूं तो वो ये आएगी, और डीबीई की अगर मैं हाइट देखूं तो वो ये आएगी। इट मींस इन दोनों की हाइट क्या है, ऑब्जर्व करो। चलो आप 9th का ये पार्ट भूल गए होगे, लेकिन अब ऑब्जर्व कर लो, इन दोनों की हाइट, इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट क्या आ रही है, सेम आ रही है। इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट सेम आ रही है अगर आप बेस को डीई ले रहे हो तो। अगर बीडी को बेस ले रहे हो तो हाइट डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन अगर डीई को बेस ले रहे हो तो हाइट क्या है, सेम है। तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ट्राइंगल बीडीई को अगर मैं देखूं तो वो क्या आएगा, हाफ इंटू डीई मल्टीप्लाई, यहां पर बीबी डैश लिख लो, बीबी डैश, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल का देखो, एरिया ट्राइंगल डीसीई, ये आ जाएगा हाफ इंटू हाइट कितनी है, यहां पे सी डैश लिख लो, सी डैश मल्टीप्लाई डीई, ठीक है। एंड सी, आपका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है कि बीबी डैश और सी डैश आपके इक्वल है। ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हाफ से हाफ कट जाएगा, बीबी डैश से सीसी डैश कट जाएगा क्योंकि लेंथ में सेम है, डीई से डीई कट जाएगा, यानी कि एरिया ट्राइंगल बी डीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल डीसीई इज इक्वल टू 1। तो इसको यहां लेके जाओ तो यहां पर आ जाएगा ट्राइंगल डीसीई एरिया, यानी कि इन दोनों का एरिया क्या है, सेम टू सेम है। अब देखो डिस्कवरी हो गई, यानी कि डिनोमिनेटर बीडीई या डीबीई, ठीक है, या फिर यहां पर है ईसीडी या डीसीई, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम टू सेम है। इट मींस डिनोमिनेटर भी आपके यहां पर सेम आ गए। अब न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये और ये सेम टू सेम है। अगर ये दोनों सेम टू सेम है तो इसका मतलब ये और ये भी आपके इक्वल हैं। और हमने अब डिस्कवर कर लिया कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। लो भाई,
आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऑब्जर्व हो गया और यहां पर आपने डिस्कवर कर लिया और चीजों को यह भी जान के आपने डिस्कवर किया कि जो हमने किया वो एक्चुअली में क्यों किया, और उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्प आपको किसने करी? राइट क्वेश्चनिंग ने। स्टेप्स याद नहीं करने हैं, हर स्टेप पे एक सवाल आता है। देखो साइंस, मैथ्स या कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी दुनिया में आप चले जाओ, हमेशा याद रखना, अगर आपके पास एक प्रश्न है तो उसका एक जवाब आएगा, और जब जवाब आएगा तो उस जवाब के साथ एक नए प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों को जब आप खोजते जाओगे तो आपको नए जवाब मिलेंगे, नए जवाब के साथ नए प्रश्न मिलेंगे। इसी तरह आप इवॉल्व करते हो और नॉलेज को ग्रहण करते हो। तो प्रश्न उठाना सीखो कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, अगर मान लो इस एज में आपको कच्चा पक्का जवाब भी मिलता है, बट स्टिल आपने क्वेश्चनिंग करने की हैबिट बनी, आपने जवाब खुद से ढूंढने की हैबिट बनी, हो सकता है वो गलत हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी 8th ग्रेड में था, जब मैं अपनी 8th ग्रेड की बात बताता हूं, कई चीजों पे मैं अपने रीजंस खुद दिया करता था। जैसे कि मैं सोचता था ऐसा कि यार अगर मैं एक मोटर ले लूं, उसकी शाफ्ट एक तरफ होती है, तो अगर मैं दोनों तरफ निकाल दूं और यहां पर एक मैग्नेट लगा दूं, यहां पर एक मैग्नेट लगा दूं और यहां कॉइल लगा दूं, तो इससे करंट प्रोड्यूस होगा। फिर मैंने सोचा इससे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको सप्लाई अगर मैं मोटर में दे दूं तो मोटर हमेशा चलती रहेगी, और फिर यहां पर एक कॉइल लगा दूंगा, उससे मुझे करंट मिलता रहेगा और इससे मैं बल्ब जला लूंगा, तो मेरे पास फ्री एनर्जी आ गई। ऐसा मैंने 8th ग्रेड में सोचा था। अब इसका फायदा देखो, मैंने सोचा, मैंने उस पर बिलीव करना स्टार्ट किया, लेकिन यहां पर मैंने जो सीखने की आदत डाली वो क्या थी कि मैंने सोचना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं सोचता था तो मैं इसको बनाना चाहता था। अब जब मैं बनाना चाहता था तो मैंने ट्राई किया, नहीं बना, काम नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये चला भी नहीं, ये घूमा भी नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसने मुझे सही जवाब तक पहुंचाया। और इसको एक्चुअली में ये मशीन जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकती है, क्योंकि हम वर्क और एनर्जी के रिलेशन को सही से नहीं समझते थे, लेकिन इसको सही करने के चक्कर में मैं वर्क और एनर्जी के रिलेशन को सही मायनों में, सही वे में समझ गया। इसको एक्चुअली में एक उस टाइप की मशीन बोलते हैं, ऐसी मशीन्स जो 100% एफिशिएंसी पे काम करती हैं, बट ऐसी मशीन्स इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है जो आप 11th ग्रेड में आके सीखोगे। ठीक है, लेकिन वो लॉ क्यों बना? ऐसी चीजों तक पहुंचने के लिए ऐसी सोच का बहुत ज्यादा योगदान है। यानी कि उस 8th ग्रेड में जिस सोच को मैं सही मान रहा था, वो सोच एक्चुअली में गलत थी, लेकिन क्योंकि मैंने सोचना सीख लिया था और ये मशीन मैं बना ही नहीं पा रहा था, तो इसकी वजह से मैं बार बार सोचने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो मेरी गलत सोच को सोचने की शक्ति ने ही सही दिशा दिखाई, और फिर मुझे समझ आया कि एक इम्पॉसिबल मशीन है, इसको आप कभी नहीं बना सकते हो। ठीक है, हमें लगता है कि हम गाड़ी के आगे अगर एक फैन लगा दें और गाड़ी चलाएं तो फैन घूमेगा तो उससे बिजली हमारे पास आएगी। ये भी मैं 9th ग्रेड में सोचा करता था कि यार इससे तो हमें फ्री में एनर्जी मिल जाएगी कि भाई गाड़ी चल रही है। लेकिन फिर सोचो कि यार मैं अकेला इस दुनिया में, मैंने इन्हीं सोच की वजह से, इन्हीं गलत सोचों की वजह से, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, जब हम छोटे हैं तो जरूरी नहीं कि हम जो सोचे वो सही हो, लेकिन सोचने की आदत डालना जरूरी है। जब हम सोचने की आदत डालेंगे तो हमें जवाब मिलने की, नेचर से बात करना हमारी मजबूरी बन जाएगा, और वो मजबूरी हमको क्यूरियस बनाएगी। मतलब क्योंकि हम बना नहीं पा रहे हैं इसलिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आपकी गलत सोच से आप ऑटोमेटिकली सही सोच की तरफ नेचर आपको खुद ब खुद ले जाएगा और आप नई नई डिस्कवरीज करना सीख जाओगे। ठीक है, मैंने सोचा था 9th ग्रेड में कि गाड़ी के आगे एक फैन लगा देते हैं, गाड़ी चलेगी, फैन घूमेगा, बिजली आएगी, इससे हमारा जो फ्यूल है, जो हमारी बैटरी को हम पेट्रोल से चार्ज करते हैं, वो हम उससे चार्ज कर लेंगे। लेकिन फिर वहां पर भी मैं गलत था। लेकिन जब धीरे धीरे उसी सोच की वजह से, अगेन ये भी मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम को, थर्मोडायनेमिक्स को समझाने में इस एक गलत सोच ने बड़ी मदद दी मुझे, क्योंकि मुझे सोचना आ गया था। बचपन में मैं सोचता था लेकिन कर नहीं पाता था, तो मुझे समझ आना स्टार्ट हुआ कि मैं कुछ तो गलत सोच रहा हूं, और क्योंकि मैं कुछ गलत सोच रहा हूं तो उसको सही करने के लिए भी वापस से मैंने सोचना स्टार्ट किया, और इसे सोचने की आदत डेवलप होने लगी। और धीरे धीरे गलत सोच को सही सोच में तब्दील करने के लिए मुझे नेचर से बात करनी थी, और नेचर से बात करने के लिए मुझे मैथमेटिक्स को जानना जरूरी था। तो मैं मैथमेटिक्स को जान जान के, नेचर से बात कर करके अपनी गलत सोच को सही सोच में तब्दील कर पाया, और फिर जाके सही नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो गई। इट मीन्स मेरा सिलेबस वहीं पूरा हो गया। अब ये लाइन मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है। चीजों को कि क्वांटिटी में याद करना इज नॉट योर प्रायोरिटी, कैसे सीखा जाए ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कंप्लीट। अब अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक्चुअली में रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ठीक है, जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, आपको बोर्ड के एग्जाम में उसी तरीके से लिखना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक्चुअली में हम समझ गए हैं। ठीक है, और वो ये कहता है कि अगर एक लाइन एक ट्राइंगल को ऐसे कट करती है कि एडी अपॉन में डीबी और ए अपॉन में ईसी का जो रेशियो है वो सेम है, तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल होंगी। ऑब्वियसली होंगी, कॉमन सेंस का यूज करूं। ठीक है, कि अगर पैरेलल लाइन सेम रेशियो में बांट रही हैं तो ये ठीक उसका रिवर्स ही तो हुआ, ये ठीक उसका क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी के इक्वल है।
ठीक है। अब यहां पर भी हम अपनी नॉलेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखो हमारी बुक्स क्या कह रही हैं, एक बार हम उसकी तरफ उसके तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो बुक कहती है कि आप एक ऐसी लाइन बना लो, अब इसको तो मुझे रब करना होगा, फिंगर से ही करता हूं। ठीक है, बुक कहती है कि आप एक लाइन बनाओ। ठीक है, आप एक लाइन बनाओ जो कि एक्चुअली में, ठीक है, इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, पैरेलल नहीं है, लेकिन वो ई डैश को रिप्रेजेंट कर रही है, ई डैश को रिप्रेजेंट कर रही है। ये पैरेलल नहीं, सॉरी, डीई आपका पैरेलल नहीं है। अज्यूम करो, ठीक है, अज्यूम करो, हमारी बुक ये कहती है कि अज्यूम करो डीई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ठीक है, लेकिन लेकिन ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वैसे तो यहीं पर आंसर मिल जाता है कि अगर ये करेक्ट है तो ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ये पॉसिबल है तो ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बीपीटी थ्योरम हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन चलो बुक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अज्यूम करो कि डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, और फिर एक लाइन बनाओ डीई डैश विच इज पैरेलल टू बीसी, विच इज पैरेलल टू बीसी। तो अब फिर बुक ने अगली लाइन लिखी है कि एडी अपॉन में डी, एडी अपॉन में डी बी विल बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। ठीक है, ई डैश सी। क्योंकि ये क्यों लिखा, ये बीपीटी की मदद से लिखा, क्योंकि डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। तो एज पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एडी अपॉन में डीबी विल बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, इसके इक्वल होगा। तो अब ये चीज भी सही है, ये चीज भी सही है, और ये चीज भी गिवन है, इसलिए सही है। तो अगर ये सही है और ये भी सही है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ई डैश और ई सेम पॉइंट हो, ई डैश और ई सेम पॉइंट हो। और अगर ये दोनों सेम पॉइंट हैं, इसका मतलब डीई डैश आपका पैरेलल है बीसी के, तो डीई इज ऑल्सो पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारी बुक आगे बढ़ती है। लेकिन अब हम इसको एक नए नजरिए से भी देखते हैं। ठीक है, अपनी सोच का विस्तार करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक का तरीका, और बोर्ड में हमें यही लिखना है। ठीक है, बोर्ड में हमें इसी तरीके से करना है। लेकिन अब हम एक नए नजरिए से देखते हैं। चलो, रिवर्स कर रहे हो तो पूरा ही रिवर्स करते हैं। एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। ठीक है, तो एक काम करो यहां पर यहां पर आप लिखो प्लस में 1 और यहां पे लिखो प्लस में 1। रिवर्स कर रहे हो तो अब अपने दिमाग का यूज करो, जो बीपीटी में क्या उसका रिवर्स कर देते हैं। तो ये बन जाएगा डीबी प्लस एडी अपॉन में डीबी। ठीक है, अब ये डीबी आ रहा है, डीबी खैर ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, चलो हमसे मिस्टेक हो गई, अपनी मिस्टेक को ठीक करते हैं। ठीक है, मिस्टेक को ठीक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये बन जाएगा डीबी अपॉन में एडी, ठीक है, इज इक्वल टू ईसी अपॉन में एई। अब प्लस 1 करते हैं और प्लस 1 करते हैं, तो एडी प्लस डीबी अपॉन में एडी इज इक्वल टू ईसी प्लस एई अपॉन में एई। ठीक है, क्योंकि एडी एक ट्रायंगल का पार्ट है और एई भी एक ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, तो एडी प्लस डीबी क्या हो गया, एडी प्लस डीबी क्या हो गया, एबी हो गया। तो ये बन गया एबी अपॉन में एडी इज इक्वल टू एई अपॉन में एसी, एई अपॉन में एसी। अब देखो, AB अपॉन में AD इज इक्वल टू AC अपॉन में EC, ये कहां पॉसिबल है, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो। ठीक है, और क्योंकि A एंगल आपका कॉमन है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, आपके सिमिलर हो गए। तो यहां पर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, और इसलिए हम कह सकते हैं कि DE, क्योंकि देखो उसके साथ मर्ज करके लिखा हुआ है, सॉरी मर्ज करके हमने ट्रायंगल बनाया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू BC। एक और तरीका क्या, जो हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये वही मेथड है, जस्ट रिवर्स किया है हमने। ठीक है, तो सोच का दायरा बढ़ाने के लिए हम एडिशनल वे में भी अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम और ज्यादा सोचना सीखें। ठीक है, चलो, तो देखो ये था आपका बीपीटी थ्योरम और इनवर्स बीपीटी थ्योरम, जो कि आपके थ्योरम 6.1 और 6.2 है। अगले जो दो थ्योरम्स हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, इसको मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इन वीडियो लेक्चर्स के जरिए मैं आपको सही राह दिखाना चाहता हूं। बोर्ड में कैसे लिखना है वो भी हमने देखा, आप उसको रिपीट दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, पीछे जाके दोबारा देख सकते हो। लेकिन सोचना सीखने के लिए देखो। ठीक है, जितना आप सोचना सीखने के लिए देखोगे, यकीन मानो शुरुआत में थोड़ी स्ट्रगल आपको लग सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से हमने उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है। लेकिन कामयाब इंसान बनने के लिए हमको इसी राह पर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सही वे में सोचना सीखेंगे, तभी हम सही वे में अपने आप को आगे राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, तभी हम एक कामयाब इंसान बन पाएंगे, तभी हम फ्यूचर में एक इनोवेटर बनेंगे, तभी हम फ्यूचर में एक थिंकर रहेंगे, क्रिएटर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। अदरवाइज एज अ एम्प्लॉय दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपनी जिंदगी को सर्व कर देंगे। चॉइस आपके हाथों में है, इसे सही वे में चूज करो। अभी मौका है सोचना सीखने के लिए, बाद में जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तब वक्त नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि अब सोचना सीखना तो सीखा नहीं हमने, कुछ इनोवेट कर नहीं पा रहे हैं, तो अब हम एज अ एम्प्लॉय अपनी लाइफ को सर्व करने वाले हैं।
ठीक है? तो इस चीज़ को अभी से राइट चॉइस लेने की आदत डालो और अपने दोस्तों को भी स्टेम वेदास के एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर प्लीज़ लेकर आइए, अगर आपको लगता है कि हम आपको सही नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है? अगले 2 थ्योरम्स नेक्स्ट लेक्चर में, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।